नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी आप सभी थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्या भारती के अंतर्गत लाखों विद्यालय चलते हैं। आदर्श विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से। उन विद्यालयों में मैंने अपने 40 वर्ष के अनुभव में से लगभग 11 वर्ष काम किया है और उसी का सुपरिणाम है कि आज मैं इस कटिबद्धता से आप लोगों को पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ, पढ़ा रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ इस उम्र के अंदर भी। ये दृढ़ इच्छा शक्ति इसी विद्यालय में, इसी प्रकार के विद्यालयों में काम करके मिली है। यद्यपि बहुत सारा अनुभव मेरा दूसरे कॉलेज का भी है जहाँ मैं प्राचार्य रहा था, लेकिन सबसे पहला जो अनुभव है इस प्रकार की विद्यालय से मुझे प्राप्त हुआ, निष्ठा के प्रति, विद्यार्थी के प्रति जो अध्यापक के क्या कर्तव्य होते हैं उसको ध्यान में अगर रखकर बात करें तो मैं आदर्श विद्या मंदिर का सदैव ऋणी रहूंगा। चलो बात शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी कोई मैं नया काम शुरू करता हूँ तो एक बार जरूर अपने उस विद्यालय को याद करता हूँ। तो शुरू कर रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस इन बीम्स, जिसमें आज हम कर रहे हैं पहले बेंडिंग स्ट्रेस। यूनिट है आपकी 4। तो पढ़ते हैं कि क्या होता है बंकन प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस। मैं डायरेक्ट लिख के कुछ किताबों से दिखाकर कुछ पहले फिगर बना रखे करके वीडियो पूरा करूंगा। लगभग 1-1.25 घंटे का होना चाहिए और काफी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। बेंडिंग स्ट्रेस, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन। देखिए क्या होता है कि जब हम बीम पे लोड लगाते हैं तो उसके हर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट भी होता है, shear फोर्स भी होता है। तो बेंडिंग मोमेंट जो किसी दरन के, किसी बीम के क्रॉस सेक्शन पर काम करता है, तो अगर बीम सक्षम है तो उसका विरोध करेगी और जब विरोध करेगी तो प्रतिबल उत्पन्न होंगे और उन्हीं प्रतिबलों को बंकन प्रतिबल कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेसेस आर ड्यू टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग मोमेंट अकर्ड एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम। और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग, हम इस पर विचार करेंगे आज कि कहाँ कितनी होती है और सब करेंगे। लेकिन परिभाषा की बात यही है कि मतलब हिंदी में लिख देता हूँ, यह प्रतिबल बंकन घूर्ण यानी कि BM बेंडिंग मोमेंट का विरोध करने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, उत्पन्न होते हैं। These stresses are developed due to resistance against bending moment। तो ये तो हो गई बंकन प्रतिबल की परिभाषा। इसे यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस को सामान्यतया स्मॉल f या स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। This stress is normally represented by small f और small p। देखिए जब f लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है एक्चुअल, और जब p लिखते हैं तो इसका मतलब होता है परमिसिबल। मैं आगे कुछ नहीं ले रहा हूँ, मतलब स्ट्रेस एक्चुअल, और कैसे स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस, एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस।
परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। जब तक एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस परमिसिबल के बराबर या उससे कम है, सेफ्टी है। अगर एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो बीम फेल हो जाएगी। इसलिए हमने दो वर्ड ये यूज किए, स्मॉल एफ और स्मॉल बी। ये तो हमारा पहला बिंदु हो गया कि बेंडिंग स्ट्रेस की परिभाषा क्या होती है। दूसरा जो है, हमें ये समझना होगा कि प्रतिबल कैसे उत्पन्न होते हैं। जब बेंडिंग होती है ना, तो किस प्रकार के प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न प्रतिबल, उत्पन्न प्रतिबलों की प्रकृति, नेचर। आप कहेंगे सर आपने कह दिया कि बेंडिंग स्ट्रेस होती है, अब कौन सी स्ट्रेस रहेगी बाकी। बेंडिंग स्ट्रेस होती है, जब बेंडिंग स्ट्रेस होगी तो उसकी कुछ नेचर होगी ना, प्रकृति होगी। वो प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो उत्पन्न प्रतिबलों की, यानी कि जो बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं उनकी प्रकृति, यानी कि नेचर। तो कौन बंद कर रहा है इसको। रिकॉर्डिंग हो रही भाई, क्या मजाक थोड़ी हो रही गई। उत्पन्न प्रतिबलों की प्रकृति और उसकी नेचर। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ। तो कई ग्रुप्स बच्चों के बना रखे, उसमें ये कुछ लोग लाइव देख रहे हैं, उन्होंने अपना वो ऑन कर दिया स्पीकर, उससे आवाज आई। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके एग्जाम अच्छे हो जाए। ये लाइव क्लास के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर लाइव क्लास। ये क्लास रिकॉर्डेड के लिए बनाया जा रहा है। उत्पन्न प्रतिबलों की प्रकृति अथवा नेचर। देखिएगा, ये एक बीम है। बीम है तो उसके ऊपर से भार लगेंगे। भार लगेंगे तो बीम मुड़ेगी। तो बीम मान लीजिए कुछ ऐसी मुड़ गई, इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे कि जो नीचे की परतें हैं, लोअर लेयर्स, ये वाली ये खींच रही है, ऊपर की सिकुड़ रही है। जो ऊपर की परतें हैं, अब देखे ना, ये दो लाइन ऐसी हो रही है, एक तो ऐसी और एक ऐसी। जैसे मेरे दो हाथ हैं ये इस प्रकार से, यूं देखिए ऐसे। तो ये ऊपर के तो पास पास, नीचे दूर दूर। तो ये तो है, ऊपर वाली परतें दब रही हैं, नीचे वाली सिकुड़ रही है। और एक बीच में ऐसी परत होती है, बीच में। बीच का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली बीच में। बीच का मतलब टॉप और बॉटम के बीच में कहीं पर। वो कहीं पर कहाँ डिपेंड करता है बीम का क्रॉस सेक्शन। अगर बीम का क्रॉस सेक्शन आयताकार है, अगर बीम का जो साइड व्यू है ना, साइड व्यू, जैसे इसका बीम का ये साइड व्यू मान लो रेक्टेंगल है, तब तो इसकी सीधी कहाँ आएगी, सेंटर में। उस केस में तो ये बिल्कुल सेंटर लाइन पे आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो बीम का क्रॉस सेक्शन टी सेक्शन है, इस तरह से, तो सीधी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। यानी जहां सीजी होती है ना, जहां क्रॉस सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वहीं से न्यूट्रल लेयर गुजरती है। तो न्यूट्रल लेयर की जो पोजीशन है, वो आप दिमाग से ये निकाल देना कि बीचों बीच में होती है। वो ऊपर भी हो सकती है, बीच में हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसका जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है। क्रॉस सेक्शन की जहाँ सीधी होगी, वहीं से न्यूट्रल लेयर गुजरेगी। हमने फिलहाल न्यूट्रल लेयर यहाँ मान रखी है। अब आप देखिएगा कि जो नीचे की लेयर है ना, ये वाली, ये तो खींच रही है, ऊपर की हो रही है, सिकुड़ रही है। तो यहाँ होता है कंप्रेशन, यहाँ होता है टेंशन।
जैसे मान लीजिए कुछ समय के लिए कि इसकी जो लंबाई है बीम की, मान लीजिए 5 मीटर है। कुछ समय के लिए मान लिया हमने 5 मीटर है। 5 मीटर का मतलब होता है 500 सेंटीमीटर। तो शुरुआत में तो ये भी 500 सेंटीमीटर है, ये भी 500 सेंटीमीटर है। लेकिन जब बीम मुड़ गई तो ये ऊपर की जो है ना, ये 500 की कुछ कम हो जाएगी। हो सकता है कि 450 सेंटीमीटर हो जाए। और नीचे की जो है, ये 500 से ज्यादा हो सकता है कि 530-35 हो जाए। यानी ऊपर की तो सिकुड़ रही है, नीचे की दब रही है। ये मैंने फिगर सही नहीं बनाया, अंदाजे बनाया है। आपको लग रहा होगा ये तो छोटा है, ये बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये समझिएगा, अगर इसकी लंबाई 500 सेंटीमीटर है तो ये जो लंबाई दिख रही है ये 500 से कम है, और ये जो है वो 500 से ज्यादा है। तो कहीं बीच में 500 होनी चाहिए ना। अगर ये 500 से कम है और ये 500 से ज्यादा है, तो बीच में कहीं तो 500 होगी। वो 500 मान लो यहाँ पर है। इसको कहते हैं न्यूट्रल लेयर, उदासीन परत। न्यू एन एल। तो उदासीन परत जो होती है, यानी जो न्यूट्रल लेयर होती है, वहां पर जो लेयर की लेंथ है वो ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि उस पे ना तो टेंसाइल स्ट्रेस होती है और ना कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें। ये बात हो गई एस एस। एस एस का मतलब होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, शुद्ध आलंबित धरण। तो शुद्ध आलंबित धरण जो होती है, यानी कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, इसमें न्यूट्रल लेयर के नीचे टेंशन और ऊपर कंप्रेशन होता है। ये बात बताने के लिए मैंने इतनी बात आपको बताई है। अब देखिएगा पेज नंबर 2। अगर वही होती है बीम कैंटिलीवर, इस तरह से, ये एक एंड इसका फिक्स है, ऊपर से कोई भार लग रहा है, इस बार जो बीम होगी ना वो ऐसे मुड़ेगी, इस तरह से मुड़ेगी, इस तरह से मुड़ेगी, इस तरह से। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, टेंशन, तनाव। और जो नीचे वाली है इसमें हो रहा है कंप्रेशन, दबाव। तो बीच में कहीं न कहीं तो न्यूट्रल होगा मामला। तो मान लीजिए ये मामला न्यूट्रल वाला है, ये न्यूट्रल लेयर है। तो हम क्या देखेंगे कि जो न्यूट्रल लेयर होती है ना, उसके ऊपर टेंशन होता है, नीचे कंप्रेशन होता है। अब ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं लिख देता हूं एस एस, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम, एस एस बीम। और ये है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। इसमें क्या लिखेंगे, न्यूट्रल लेयर, सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल लेयर के नीचे टेंशन, और इसमें लिखेंगे न्यूट्रल लेयर के ऊपर टेंशन। जब न्यूट्रल लेयर के नीचे टेंशन होगा तो हम कहेंगे एंड, यानी एवं। नीचे टेंशन एंड, ऊपर एवं ऊपर कंप्रेशन, यानी कि संपीड़न। एवं इसमें क्या था, ऊपर तो है टेंशन एवं नीचे है संपीड़न, यानी कि दबाव। देखिए मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश में कंप्रेशन या हिंदी में लिख दिया संपीड़न, ताकि दोनों आपको ध्यान रहे। ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो प्रश्न जब आएगा कभी तो आपको हमेशा कहा जाएगा कि बीम कैसी है, कि बीम सिंपली सपोर्टेड है, आपसे कहा जाएगा डेफिनेटली। लेकिन कई बार नहीं कहा जाता है। तो आपको अपनी ओर से हमेशा सिंपली सपोर्टेड मान के ही काम करना है। आपको कभी भी कैंटिलीवर मान के नहीं चलना, आपको हमेशा करना है, मानना है सिंपली सपोर्टेड। ये आपको मैंने बीम के बारे में बताने की कोशिश की है। पहला बिंदु क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है,
दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है उसकी नेचर क्या होती है, टेंशन कंप्रेशन होती है ना, वो कहाँ होती है, ऊपर नीचे जैसे भी है। तो सिंपली सपोर्ट में कहाँ होती है और कैंटिलीवर में कहाँ होती है, ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब तीसरी बात इसमें जो आती है वो आती है उदासीन अक्ष, या पहले अपन लेते हैं उदासीन परत। उदासीन परत यानी कि न्यूट्रल लेयर। वैसे तो मैं इसका उल्लेख कर चुका हूं, जब मैंने आपको ये बताया है तो आपको मैंने बता दिया था ये उदासीन परत होती है, ये उदासीन परत होती है जो मुड़ने के बाद भी जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर टेंशन है नीचे कंप्रेशन है, सॉरी ऊपर कंप्रेशन है नीचे टेंशन है, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होती है। इसकी परिभाषा निश्चित होगी ना, उदासीन परत वह परत जहां कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होती है, कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होती है। नाम उदासीन है ना, न्यूट्रल। एक इसमें आता है उदासीन अक्ष, न्यूट्रल एक्सिस। देखिए उदासीन परत न्यूट्रल लेयर और न्यूट्रल एक्सिस उदासीन अक्ष दोनों पर ही बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होती है। अभी हम आने वाले कुछ पेजेस में इसको प्रूव करेंगे, लेकिन पहले इसकी परिभाषा तो समझ लें। उदासीन अक्ष होती क्या है, किसको कहते हैं उदासीन अक्ष। आप जब देख रहे हैं ये वाला फिगर, तो इसमें तो जो हमने आपको दिखाई है ये उदासीन परत है, न्यूट्रल लेयर है ये क्या है, न्यूट्रल लेयर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इसके बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे ये टी सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस दिखती है आपको। कहाँ दिखेगी, जहां न्यूट्रल लेयर वहीं पे न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस सेक्शन में है, यहाँ पे या यहाँ तो यहाँ पे, या कुछ और प्रकार का सेक्शन भी हो सकता है। देखिएगा बीम का क्रॉस सेक्शन है, चैनल सेक्शन भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो उदासीन अक्ष नीचे हो जाएगी, जहाँ सीजी होती है वहां हो जाएगी बस ये। तो अब हम इसको जो परिभाषित करेंगे, मुख्य बात होती है परिभाषित करने की। तो परिभाषा क्या होगी, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो जो न्यूट्रल लेयर है ये बीम के क्रॉस सेक्शन को कहीं तो मिलेगी। न्यूट्रल लेयर क्या है, एक तरह का प्लेन है, समतल है, और बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है, वो भी एक समतल ही है, एक प्लेन है। दो प्लेन जब आपस में मिलते हैं एक लाइन बन जाती है, तो वो कहलाती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। तो जब उदासीन परत यानी कि न्यूट्रल लेयर धरण के यानी बीम के धरण के अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन से मिलती है, तो बनी प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदी रेखा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उदासीन अक्ष या न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। यहां पर भी बेंडिंग स्ट्रेस बराबर जीरो। एक्चुअली उदासीन अक्ष जो होती है न्यूट्रल एक्सिस, वो न्यूट्रल लेयर का ही हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रल लेयर है उसका साइड व्यू जो क्रॉस सेक्शन दिखता है
वो न्यूट्रल एक्सिस होता है। न्यूट्रल लेयर दिखेगी आपको बीम के लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में, यानी सामने देखोगे बीम में जिस बीम की लंबाई दिखती है उसमें आपको न्यूट्रल लेयर का पार्ट दिखेगा, और न्यूट्रल एक्सिस दिखेगी क्रॉस सेक्शन में। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की है कि उदासीन अक्ष क्या होती है, उदासीन परत क्या होती है। अब पांचवा, हमें एक महत्वपूर्ण सूत्र सिद्ध करना है, वो ये है कि mr अपॉन ix इज इक्वल टू f अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r। ये जो mr है इसे कहते हैं प्रतिरोध गुण, प्रतिरोध गुण, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ix जो होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। हम डिस्कस करेंगे इस बारे में आई एक्स क्यों लिया इसमें। और एफ जो है वो होती है बेंडिंग स्ट्रेस, बंकन प्रतिबल। वाई जो है वो है जिस तल पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है उस तल की उदासीन अक्ष से यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। ई यंग का प्रत्यास्था मापांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आर होता है, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। सामान्यतया ये 8 नंबर के प्रश्न में आता है। कभी कभी ये 2 भागों में पूछ लेते हैं, जैसे आपसे केवल ये पूछ लिया एफ अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर सिद्ध करो, ये भी 8 नंबर में आ सकता है। कई बार आपको ये भी शामिल कर सकते हैं। तो हम इस सूत्र को 2 भागों में सॉल्व करेंगे, इसको 2 भागों में प्रूव करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखिएगा, इसके लिए मैंने ये पहले से ही एक फिगर बना रखा है, इसकी आप जरा कल्पना करें। देखिएगा ये बीम है, दिख रही है आपको बीम, सिंपली सपोर्टेड है। हमने ये माना कि बीम पे कोई भार लग रहा है, यूरिया लग रहा है। कोई जरूर नहीं, यूरिया लो पॉइंट और यूरिया के कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं। और जब बीम पे भार लगता है तो बीम इस तरह से मुड़ती है, ऐसे बेंड होती है। अब ये वो जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख रहे होंगे कि मैंने शुरुआत के अंदर ये 2 सेक्शन माने हैं वर्टिकल, ए बी और सी डी। और बेंड जब हो गई बीम, उसके बाद ये जो ए बी था ना वो ए डैश बी डैश बन गया, और सी डी था वो सी डैश डी डैश बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश आपस में जाके मिल रहे हैं कहाँ पे, ऊपर। बीम जो होती है एक तरह का इस तरह से ये मुड़ जाती है आर की तरह। शुरुआत में ये जो 2 सेक्शन थे ए बी और सी डी, ये पैरेलल थे, और अब पैरेलल नहीं है, अब तिरछे हो गए। हम अभी इसी वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अक्सर छोटा क्वेश्चन आ गया तो 3 नंबर का, बड़ा कभी आ गया तो 8 नंबर में भी आ सकता है, कि भाई बंकन के सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या है, व्हाट आर द एजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग या थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। तो मान्यताएं मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ताकि आप उनको अच्छे से समझ के एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन फिलहाल मैं ये फॉर्मूला प्रूव करने जा रहा हूँ जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था एम आर प्रतिरोध गुण, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ और वाई मैं भी लिख देता हूँ। एफ बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस यानी बंकन प्रतिबल, और वाई बेंडिंग स्ट्रेस जहां निकाल रहे हैं ना एफ वाले तल की,
जिस तल पर आप बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं उस तल की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। ई यंग्स मॉडुलस, आर वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्रश्न उठता है कि आर कैसे शो करेंगे। मैंने आपको कहा था कि कोई उदासीन परत होती है, तो यहाँ देखिए ये जो बीम है ना, इसमें ये लिखा मैंने एन एल, यानी ये जो न्यूट्रल लेयर है, ये आपको यहाँ एक लाइन दिख रही है एन एल, लेकिन ये लाइन नहीं है, ध्यान रखना, ये पूरा एक प्लेन है। मेरा हाथ है ना, दिख रहा है इस प्रकार से ऊपर नीचे, इस टेबल के परपेंडिकुलर पूरा एक समतल है, इसे कहते हैं न्यूट्रल लेयर। ये जो न्यूट्रल लेयर थी, ये मुड़ने के बाद में ऐसे हो गई। मैं अगर इसको कहूँ एनएल, तो इसको मान लीजिए एनडेस एलडेस। अब मैंने क्या किया कि बीम पे दो वर्टिकल सेक्शन अपनी ओर से कंसिडर किए, एक ए बी और एक सी डी। दिख रहा ना आपको, ये ए बी सी डी। ये मुड़ने के बाद में क्या हो गए, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। जैसे कि मैंने कहा था आपको, एक अपने एजम्पशंस होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि बीम के जो क्रॉस सेक्शन है वो प्लेन होते हैं, यानी कि समतल होते हैं, और मुड़ने के बाद भी समतल रहते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम वर प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो ये देखिए बिल्कुल प्लेन था, समतल था, मुड़ने के बाद भी ये समतल ही रहेगा। ये भी समतल था, मुड़ने के बाद भी प्लेन रहेगा। हाँ, मुड़ जरूर गया है लेकिन समतल है, और ऐसा समतल है कि ये जब जाके मिलेगा यहाँ से और यहाँ से एक पॉइंट आके मिल जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। तो हम अब इस सूत्र को सिद्ध करने की तरफ बढ़ते हैं। mr अपॉन आई एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। देखिए कैसे, हमने आपको अभी अभी बताया कि हमने एक बीम का व्यू समझ लिया है। ये न्यूट्रल लेयर है, दो वर्टिकल सेक्शन लिए हैं जो मुड़ने के बाद इस प्रकार से हो गए, और ये जो दो सेक्शंस हैं जो मुड़ने के बाद में ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश हो गए, ये एंगल बनाते थीटा। थीटा एंगल कैसे बना, ये जो बी डैश ए डैश लाइन है, बी डैश ए डैश, ये कहाँ जाके मिल रही है, इससे डी डैश सी डैश से आगे बढ़ने पर ओ पे मिल रही है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं कौन सा, ए डैश ओ सी डैश, ए डैश ओ सी डैश, या बी डैश ओ डी डैश, बी डैश ओ डी डैश। इस एंगल को मैंने थीटा कहा है। और मैंने क्या किया, एक अपनी ओर से परत मान ली, एक लेयर मान ली, कौन सी, ई एफ, जो मैंने इस न्यूट्रल लेयर से y दूरी पर मानी है। आई एज्यूम्ड ए लेयर ई एफ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल लेयर एंड अबव न्यूट्रल लेयर मान ली मैंने। तो यहाँ देखिएगा, ये आप देख रहे हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ, वहां से लेकर यहाँ तक की दूरी है न्यूट्रल लेयर तक, वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको मैंने y कहा था अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले। अगर O से लेकर यहाँ तक ये R है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस वाई, जो y कम हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं के अंदर कि कोई भी मान लीजिए एक आर्क है, ये 10th क्लास में है, ये उसका चाप है, ये इसका कोण है, ये लेंथ, ये रेडियस है r, और ये लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई है। आपने पढ़ा होगा चाप की लंबाई जो होती है r इंटू थीटा होती है, यानी जो उससे चाप की त्रिज्या है ना, और इंटू थीटा, यानी कि वो जो चाप केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है उसे हम थीटा कहते हैं। और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। इस बात को जरूर ध्यान रखें, ये रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता है। अगर डिग्री में हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चाप की लंबाई जो होती है ना, स्मॉल एल, वो r इंटू थीटा होती है। यहाँ देखिएगा कुछ बातें समझाने की है।
ये जो आप देख रहे हैं आर्क पी डैश क्यू डैश, चाप की लंबाई, तो यहां तक त्रिज्या कितनी है आर, एंगल कितना थीटा, तो देखिएगा आप पी डैश क्यू डैश बराबर आर थीटा। इसी तरह से ये जो ई डैश एफ डैश है, ई डैश एफ डैश, ये भी चाप है, एंगल ये भी केंद्र पर थीटा ही बनाता है, लेकिन यहाँ दूरी जो कितनी है आर माइनस वाई, क्योंकि वाई कम हो गई, तो ई डैश एफ डैश जो है वो आर माइनस वाई थीटा है, आर माइनस वाई इंटू थीटा है। ठीक है, अब देखिए हमने एक और प्रकार से समझा इसको, दोनों फिगर एक ही है, कोई फर्क नहीं है, केवल एक फर्क रखा मैंने। पिछले चित्र में मैंने ये जो परत थी ई एफ, वो मैंने उदासीन परत से ऊपर मानी, और इस चित्र के अंदर हमने मानी है नीचे। देखो मैंने ई एफ नीचे मानी, दूरी कितनी है वाई, दूरी वाई ही है। देखिए एग्जाम में आपको किसी एक मेथड से करना है, ये दोनों मेथड में आपको केवल कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए इसलिए करा रहा हूँ। फिगर बनाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत जरूरी है। अब देखिएगा न्यूट्रल एनर्जी है वो तो पहले की तरह ही है, पी डैश क्यू डैश की है, यहाँ तो दूरी आर है, और इस पर ये परत जो थी ई डैश एफ डैश, ये देखो ई एफ, ये इसके नीचे है ना, ई डैश एफ डैश मुड़ने के बाद हो जाएगी, वो इसके नीचे हो जाएगी, ये दूरी जो हो जाएगी ई डैश एफ डैश तक, वो आर प्लस वाई हो जाएगी, ये फर्क है। यहाँ पिछली बार फिगर में आर माइनस वाई था, इस बार आर प्लस वाई है, तो पी डैश क्यू डैश तो पहले की तरह आर थीटा है, पर ई डैश एफ डैश जो है वो आर प्लस वाई इंटू थीटा हो जाएगा, क्योंकि पहले जहां आर माइनस वाई था, इस बार ये आर प्लस वाई है। ये बात आपके दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। ये पेज नंबर हो गया आपके 4। और मैं बहुत तेजी से ये फॉर्मूला प्रूव करने की ओर बढ़ता हूँ, पेज नंबर 5 पे। अब देखिएगा जब मैं प्रूव करूंगा, एक ही बात कहूंगा कि ये जो मैंने एक ई एफ ली है परत, इसकी विकृति, ई एफ की विकृति यानी कि स्ट्रेन, अब जानते हैं ना विकृति को स्मॉल इसी कहते हैं। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए ये जो फिगर पहला था हमारा ये वाला, इसमें हमने ईएफ को माना था न्यूट्रल एक्सिस के, न्यूट्रल लेयर के ऊपर, इसका मतलब कंप्रेशन जोन में, और कंप्रेशन जोन का मतलब हो गया कि इसकी जो लंबाई घटेगी, यानी ईएफ की तुलना में ई डैश एफ डैश कम है। हम जो बात करते हैं कि लंबाई में कमी या लंबाई में परिवर्तन क्या हो गया, तो हम कहेंगे कितना कम हुआ, हम कहेंगे पहले तो भाई ये ईएफ था और अब ये ई डैश एफ डैश हो गया, क्योंकि ईएफ ईएफ ई डैश एफ डैश से बड़ा है, इसलिए मैंने बड़े में छोटा घटाया, ये हो गया चेंज इन लेंथ। अब निकालेंगे ओरिजिनल, निकालना क्या है, ये भी ओरिजिनल, ओरिजिनल की ई भी तो है, तो ओरिजिनल हो गई ई एफ। अच्छा मैं दोनों काम साथ साथ कर देता हूँ, ये इधर मैं फिगर 1 के हिसाब से कर देता हूँ, उधर मैं फिगर 2 के हिसाब से कर देता हूँ। ई बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो फिगर 2 है ना, फिगर 2, यहाँ ई एफ मैंने नीचे मानी है टेंशन जोन में, इसका मतलब ई डैश एफ डैश जो है वो ई एफ से बड़ी होगी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ करूंगा, अपन तो ओरिजिनल तो ये भी है, ये आपको दोनों नहीं करने हैं, कोई एक करना है।
मैं दोनों करा रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। या ई बराबर ई एफ माइनस ई डैश एफ डैश। पहले फिगर में अगर आप देखें कि ई एफ जो है वो किसके बराबर है। देखिए ये जो ई एफ है वो आप देख रहे हैं ना पी क्यू के बराबर है। स्टार्ट के अंदर दिख रहा पी क्यू बराबर है, तो ई एफ को लिख दिया हमने पी क्यू माइनस ई डैश एफ डैश को ई डैश एफ डैश से लिखेंगे, और वापस जो ई एफ था उसको पी क्यू कर देंगे। यहाँ पर भी वही रहेगा सेम, कोई फर्क नहीं है। इसके अंदर भी, इसमें भी जो ई डैश एफ डैश है तो ई डैश एफ डैश ही रहेगा। जो ई एफ है ये देखिए ई एफ तो पी क्यू बराबर है यहाँ पे, और ये भी ई एफ है तो पी क्यू है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ई बराबर पी क्यू क्या है। ये पहला फिगर पी क्यू, अब तो फिगर चाहे पहला हो तो दूसरा पी क्यू के लिए सेम बात होगी। पी क्यू किसका हिस्सा है, उदासीन परत का, न्यूट्रल लेयर का। वो न्यूट्रल लेयर की लंबाई कभी बदल देनी, हम आपको पहले कह चुके हैं। तो पी क्यू और पी डैश क्यू डैश बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू को लिखेंगे पी डैश क्यू डैश माइनस ई डैश एफ डैश अपॉन पी क्यू को पी डैश क्यू डैश। यहाँ पर भी सेम वही होगा, कोई चेंज नहीं है। ई डैश एफ डैश माइनस पी क्यू को ई डैश एफ डैश, नहीं पी क्यू को पी डैश क्यू डैश, इसको काटना पड़ेगा। पी क्यू यानी कि पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू यानी कि पी डैश क्यू डैश। आप देखेंगे मैंने पी क्यू को पी डैश क्यू डैश क्यों लिखा है, क्योंकि पी क्यू उदासीन, ये ना न्यूट्रल लेयर का हिस्सा है, न्यूट्रल लेयर कभी चेंज नहीं होती, इसलिए पी क्यू और पी डैश क्यू डैश बराबर होंगे। अब जरा देखें पहले फिगर में ई बराबर, ये हमारा पहला फिगर है, पी डैश क्यू डैश, ये रहा पी डैश क्यू डैश कितना है, पी डैश क्यू डैश बराबर ये आर थीटा लिखा ना मैंने यहाँ पे, ये आर है, ये पी डैश क्यू डैश बराबर आर थीटा माइनस ई डैश एफ डैश कितना है, आर माइनस वाई थीटा अपॉन पी डैश क्यू डैश आर थीटा। अब जरा उस पर विचार कर लें, वो देखिए दूसरा वाला, इसमें पी डैश क्यू डैश तो आर थीटा ही है, लेकिन जो ये ई डैश एफ डैश है वो आर प्लस वाई इंटू थीटा है। यहाँ ई डैश एफ डैश पहला आ गया तो आर प्लस वाई इंटू थीटा आ गया माइनस वो आर थीटा अपॉन पी डैश क्यू डैश आर थीटा। अब जरा विचार कर लें आप, कितना आसान काम हो गया। ई इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे तो आर थीटा माइनस आर इंटू थीटा माइनस माइनस प्लस वाई इंटू थीटा अपॉन आर इंटू थीटा। यहाँ देख लीजिएगा आर इंटू थीटा प्लस वाई इंटू थीटा माइनस आर इंटू थीटा अपॉन आर इंटू थीटा। ये आर थीटा कट गया, यहाँ पर भी आर थीटा कट गया, तो आप देख रहे हैं ई इज इक्वल टू वाई थीटा अपॉन थीटा, और वहां पर भी ई इज इक्वल टू वाई थीटा, सेम है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये थीटा थीटा भी कट जाएगा, तो हम कहेंगे ई इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई हो गए, या इज इक्वल टू सॉरी वाई थीटा, ये क्या बचा था, वाई थीटा बटा आर थीटा, तो आ गया ये आपके चेंज इन लेंथ अपन आ गया ना, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये आ गया वाई थीटा अपॉन आर थीटा आ गया ना, हाँ वाई थीटा अपॉन आर थीटा भूल गया था मैं यहाँ पे। तो वाई अपॉन आर,
यहाँ पर भी ये आर थीटा भाई, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन आर। ठीक है, ई इज इक्वल टू आ गया वाई अपॉन आर। लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या, ई है विकृति, यानी कि ई जो आपकी है, स्मॉल ई जो है वो स्ट्रेन है। और आपको पता है ना हुक के नियम के हिसाब से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन प्रतिबल बटा विकृति होता है यंग्स मॉडुलस। इसका मतलब अगर आप स्मॉल ई निकालेंगे तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बराबर स्मॉल एफ, स्मॉल ई हो जाएगी आपकी कैपिटल एफ, सॉरी स्मॉल एफ अपॉन कैपिटल ई। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे इस ई को कह सकते हैं एफ बटा ई, एफ बटा ई बराबर वाई बटा आर। यहाँ पर भी सेम एफ बटा ई बराबर वाई बटा आर। अब देखिए दोनों सूत्र देखिए, दोनों सेम फॉर्मूला है। चाहे हम चाहे वो जो लेयर कंसिडर की ना मैंने, वो चाहे न्यूट्रल लेयर के नीचे करूं चाहे ऊपर करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा पहला पोर्शन जो है वो हम कह सकते हैं, हमने अब तक क्या किया यहाँ पे, देखिए हमने ये प्रूव किया है कि एफ अपॉन ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। हमने किया एफ अपॉन ई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। अब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू आर इज इक्वल टू ई इंटू वाई, यानी कि एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये हमारा जो सूत्र था ये वाला, अब देखिए इसका पहला भाग सिद्ध हो गया, एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। एग्जाम में आ जाए 8 नंबर का, सिद्ध कीजिए एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, इस प्रकार से सिद्ध करके काम खत्म। अब इसी चीज को कई बार अलग अलग प्रकार से पूछ लेते हैं। देखिए कैसे, मैं एफ को लिख देता हूं ई अपॉन आर इंटू वाई। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ई है ये कांस्टेंट होता है और ए पर्टिकुलर मटेरियल, बीम जिस पदार्थ की बनी होती है उसके हिसाब से ई होता है कांस्टेंट। और आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी कांस्टेंट फॉर गिवन लोड्स। भाई जो लोड आपको देखे ना बीम के ऊपर, लोड तो लग गए, जो बीम मुड़नी थी मुड़ गई, तो आर भी कांस्टेंट है, तो ई और आर होते हैं कांस्टेंट। इसका मतलब ई अपॉन आर भी रहेगा कांस्टेंट, अचर। और जब ई अपॉन आर अचर है तो जितना वाई बढ़ेगा उसी के हिसाब से एफ बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू वाई, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ये भी इस सवाल को पूछने का तरीका हो सकता है एग्जाम में, यानी एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आपसे कहा गया एग्जाम में सिद्ध कीजिए कि बंकन प्रतिबल जो होता है वो उदासीन अक्ष से दूरी के समानुपाती होता है, यानी बेंडिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ये तो प्रूव हो गया ही। तब आपको वहां नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, यहाँ लाके छोड़ना है, और जब ये कहते हैं तो फिर वहीं लाके छोड़ना है। अच्छा, कई बार बेंडिंग स्ट्रेस जगह स्ट्रेन भी कह सकते हैं, ये यहीं पे आ गया देखिएगा। अभी जो पिछला पेज था ना हमारा, ये देखिएगा, ये E इज इक्वल टू वाई अपॉन आर था, यहाँ लिख देता हूँ also E is equal to y upon r। इसका मतलब E is proportional to y, क्योंकि r तो कांस्टेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेंडिंग स्ट्रेन और बेंडिंग स्ट्रेस
दोनों ही न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होती है, यानी कि एफ एवं ई दोनों न्यूट्रल एक्सिस से। अच्छा, दूरी न्यूट्रल लेयर से हो चाहे न्यूट्रल एक्सिस से, बात एक ही है, क्योंकि न्यूट्रल लेयर का ही साइड भी न्यूट्रल एक्सिस होता है। हम न्यूट्रल एक्सिस लिखे, न्यूट्रल लेयर का वन एंड सेम थिंग। तो एफ एवं ई यानी कि बंकन प्रतिबल और बंकन विकृति, बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेन, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होते हैं, दूरी के समानुपाती होते हैं। तो ये मैंने जो है इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्रूव किया है। क्या? F upon y is equal to E upon R. Bending stress upon distance of the layer from neutral axis is equal to Young's modulus upon radius of curvature. ये हमने उस फॉर्मूले का एक पार्ट प्रूव किया है पहला। अब अगला जो पार्ट है इस फॉर्मूले का और कुछ अन्य बातें वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।